सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब अच्छा चल रहा है ना। वेलकम टू द डे 3 ऑफ एनसीईआरटी लेक्चर सीरीज। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस लेक्चर सीरीज के दौरान हम एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। डे 1 और डे 2 में हम सारे एग्जाम्पल्स और इंटेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। वहीं आज डे 3 में वी विल गो फॉर द कंप्लीट एनसीईआरटी एक्सरसाइज। आज कंप्लीट एनसीईआरटी एक्सरसाइज कवर करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो वी विल गो फॉर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इन डे 4। इस तरीके से हम सारी एनसीईआरटी को कवर करके चलेंगे विद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपनी अपनी एनसीईआरटी बुक खोल लीजिए। सो आई होप आप सबने अपनी अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल ली होगी। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोल रहा है बेटे क्वेश्चन नंबर 1? एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस इन नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। मतलब उस पे जो नेट फोर्स लग रही है एक्सटर्नल वो जीरो है। ओके, इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद नॉन जीरो वेलोसिटी? मतलब अगर फोर्स जीरो लग रही है तो क्या वो तब भी नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ मूव करेगा? वो फिर भी मोशन करेगा या नहीं? पहला क्वेश्चन। अगर ऐसा है, इफ यस स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। अगर ऐसा है तो बताइए उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी। और अगर ऐसा नहीं है, इफ नो प्रोवाइड ए वैलिड रीजन, तो इसके पीछे का वैलिड रीजन बताइए। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो लग रही है बेटे तो बैलेंस फोर्स की कैटेगरी में आ जाता है। अगर नेट फोर्स जीरो लग रही है, वो बॉडी बैलेंस फोर्स की कैटेगरी में है, तो इसका मतलब या तो वो रेस्ट में होगी या यूनिफॉर्म मोशन में। वो पूछ रहा है कि क्या बॉडी मोशन परफॉर्म कर सकती है, तो जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकती है, यूनिफॉर्म मोशन कर सकती है। और यूनिफॉर्म मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? तो जवाब है बेटे यूनिफॉर्म मोशन है। अगर यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब उसकी मैग्नीट्यूड सेम रहेगी, कहीं भी चेंज नहीं होनी चाहिए, और डायरेक्शन एक होनी चाहिए। मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ पे अगर वो सेम डायरेक्शन विद सेम वेलोसिटी के साथ चलता चला जाए तो वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आएगी और वो बैलेंस फोर्स की कैटेगरी में होती है, जिसपे नेट फोर्स कितनी लगती है? जीरो। एक बार इसे समझ लेते हैं। क्या बोल रहा है ऑब्जेक्ट कि भैया नेट फोर्स तो जीरो लग गई। अगर नेट फोर्स जीरो है तो बताओ फिर वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, बैलेंस या अनबैलेंस? बैलेंस फोर्स। कौन सी कैटेगरी में आएगा बेटे? बैलेंस फोर्स। और अगर वो बैलेंस फोर्स है तो या तो वो रेस्ट में होगा या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में। और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है तो फिर वो किस तरह का मोशन परफॉर्म करेगा? तो जवाब है सेम स्पीड इन सेम डायरेक्शन। इन सेम डायरेक्शन। और हम जानते हैं कि स्पीड विद डायरेक्शन क्या बन जाती है? आपकी वेलोसिटी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब वो कुछ भी हो, 4 मीटर पर सेकंड हो, 5 मीटर पर सेकंड हो, 6 मीटर पर सेकंड हो, वो बस एक वेलोसिटी के साथ एक डायरेक्शन में चलता चला जाए तो वो यूनिफॉर्म मोशन की कैटेगरी में आ जाएगा, जिसपे नेट फोर्स कितनी लगती है? जीरो। तो फिर से सेम क्वेश्चन कि क्या किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो लगने के बावजूद भी वो बॉडी मोशन परफॉर्म कर सकती है? क्या वो नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ चल सकती है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ चल सकती है। वो क्या करनी चाहिए? तो जवाब है सेम स्पीड के साथ सेम डायरेक्शन में चलनी चाहिए, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलनी चाहिए। और अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलेगी तो नेट फोर्स जीरो होने के बावजूद भी वो मोशन परफॉर्म करेगी। तो आई थिंक क्लियर है। इसे नोट कीजिए एंड लेट्स राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ जी बेटे, तो क्या कह रहा है आंसर? एक बार देख लीजिए। यस, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कैसी वेलोसिटी के साथ? यूनिफॉर्म। मतलब सेम स्पीड विद सेम डायरेक्शन, देयर इज नो नेट फोर्स रिक्वायर्ड। किसी फोर्स की जरूरत नहीं है। तो इसे नोट कीजिए एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? व्हेन ए कारपेट इज बीटन विद ए स्टिक, डस्ट कम आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। जब एक कारपेट को एक स्टिक से बीट किया जाता है तो उसमें से धूल निकलती है। एक्सप्लेन कीजिए, दैट्स द क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को, इस तरह के एक क्वेश्चन को मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं जब मैंने आपको समझाया था कि पेड़ से पत्तियां कैसे गिरती हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे ही हम पेड़ को मोशन में लेके आते हैं, पत्तियां रेस्ट में ही रह जाती हैं, तो पेड़ तो मोशन में आ जाता है लेकिन पत्तियां वहीं रुकी रह जाती हैं। पेड़ आगे गया, पत्ती पीछे रह गई, फिर नीचे गिर जाती है। याद है? तो वही कॉन्सेप्ट अब यहां पे लग रहा है। इमेजिन कीजिए आपके पास एक कारपेट। ओके, अब जैसे ही आपने कारपेट पे डंडा मारा तो क्या होगा? तो जवाब है कारपेट और धूल के पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही आपने डंडा मारा तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, डंडा किस पे मारा? कारपेट पे, तो कारपेट तो पीछे चला गया, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट धूल के पार्टिकल्स रेस्ट में, यानी जहां थे वहीं के वहीं रह गए। तो कारपेट तो पीछे चला गया और धूल के पार्टिकल्स वहीं रह गए। फिर ग्रेविटी अपना असर दिखाएगी, उसको नीचे खिला देगी।
पॉइंट समझ में आया? तो जितनी बार मैं कारपेट पे डंडा मारूंगा तो कारपेट तो मोशन में आ गया, एकदम से मोशन में आ गया, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो तो रेस्ट में थे, और जैसे ही कारपेट मोशन में आया वे फिर भी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ही रह गए और नीचे गिर गए। पॉइंट समझ में आ रहा है? दैट्स हाउ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट या द कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट वर्क्स ऑलवेज। आई थिंक क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो इसका आंसर लिखते हैं फटाफट। हाँ जी बेटे, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार देख लीजिए। व्हेन ए कारपेट इज बीटन बाय ए स्टिक, जब हम किसी कारपेट को स्टिक से बीट करते हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से डस्ट पार्टिकल्स स्टे इन द रेस्ट, वो तो रेस्ट में रह जाते हैं, व्हाइल कारपेट मूव्स, कारपेट एकदम से पीछे आ जाता है, एज द रिजल्ट डस्ट पार्टिकल कम आउट ऑफ द कारपेट। तो आई थिंक क्लियर है, इसे नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 से चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3? व्हाई इज इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ ए बस विद ए रोप। वो कह रहा है कि बस पे या गाड़ी पे जब भी अभी कोई सामान रखते हैं तो उसको बांध देते हैं ना, सामान को, मान लीजिए एक अटैची रखी बस के ऊपर तो उसे बांध दिया, तो वो कह रहा है उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन कीजिए, क्यों बांधना क्यों पड़ता है। इस बात को समझने के लिए इमेजिन कीजिए ये एक बस है, ओके, या लेट इट बी कंसिडर आपकी कार है, और कार के ऊपर ये लगेज मैंने ऐसे रख दिया, ठीक। अब जैसे ही मेरी कार मूव करेगी एकदम से, ये तो गिर जाएगा। समझ में आ रही है या नहीं? क्यों? बिकॉज ये रेस्ट में था, गाड़ी अचानक से मोशन में आई और ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये रेस्ट में रह गया, तो ये तो आगे निकल गई और ये नीचे। अब क्या होगा? तो जवाब है, अगर मैं इसे इससे बांध दूं, अच्छे से टाई अप कर दूं, अब मैंने इसको अच्छे से बांध दिया, अब जब मेरी गाड़ी आगे जाएगी तो क्योंकि ये गाड़ी से बंधा हुआ है, नाउ दिस टू ऑब्जेक्ट विल एक्ट लाइक ए सिंगल वन। अब ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट थे, पहले गाड़ी अलग थी, केस अलग था, जब गाड़ी चली केस वहीं रह गया, लेकिन जब गाड़ी को केस से बांध दिया, नाउ दे आर एक्चुअली बिहेविंग लाइक ए सिंगल ऑब्जेक्ट। अब सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं, गाड़ी और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो हमारी अटैची है, इससे जुड़ गई। अब जब मैं गाड़ी को आगे लेके जाऊंगा तो क्योंकि ये इससे बंधा हुआ है, इसी से जुड़ गया है, तो अब ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे, एक ही साथ चलेंगे, एक ही साथ पीछे आएंगे। पॉइंट समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? अभी क्योंकि इससे बंध गया है, अब ये दोनों अलग अलग नहीं है, तो जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से ये नीचे गिर जाता, इस बार नीचे नहीं गिरेगा। आई थिंक क्लियर है, इजी आंसर था, तो इसको लिखते हैं जल्दी से। हाँ जी बेटे, तो क्या लिखा है यहाँ पे? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से द लगेज इज नॉट टाइड विद द बस, अगर लगेज को हमने इसके साथ नहीं बांधा, इट विल फॉल, गिर जाएगा नीचे। टू अवॉइड दिस, इस चीज को अवॉइड, इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए इट इज एडवाइस, हमेशा एडवाइस दी जाती है, टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ द बस विद ए रोप। नोट कीजिए एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? ए बैट्समैन हिट्स ए क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन ए लेवल ग्राउंड, आफ्टर कवरिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट, द बॉल स्लो टू ए स्टॉप बिकॉज। अब वो कह रहा है कि एक बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, बॉल लुढ़कती 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 थोड़ी दूर जाके रुक गई। अब वो कह रहा है कि द बॉल स्लोज, धीरे धीरे स्लो होके, मतलब धीरे धीरे होके रुक गई, क्योंकि बिकॉज ऑप्शन ए, द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्डर, उसने अच्छे से नहीं मारा था, अच्छे से तो बिल्कुल नहीं मारा, वरना ग्राउंड में धीरे धीरे लुढ़क के क्यों रुक जाती। दूसरा, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, वो कह रहा है कि वेलोसिटी जो है वो फोर्स के प्रोपोर्शनल है एक्सर्टेड ऑन द बॉल। सी, देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रही है, एंड डी, देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉल, सो द बॉल वुड there is no unbalanced force on the ball, so the ball would want to come to rest. And D, there is no unbalanced force on the ball, so the ball would want to come to rest. कोई unbalanced force तो है नहीं, तो इसलिए बॉल रेस्ट पे आना चाहती है। That actually he is saying, जिसका कोई मतलब नहीं बनता ऑप्शन डी का। चलिए, इस बात को तो हम सब जानते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन फोर्स लगती है वो किसी भी बॉडी के मोशन को स्लो कर देती है और फिर बाद में रोक देती है। ये केवल क्रिकेट बॉल के साथ नहीं होता, अगर मैं फुटबॉल को भी किक करता हूँ तो क्या होगा? तो जवाब है थोड़ी दूर जाएगी, फिर धीरे 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 रुक जाएगी। वाई? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो ऑप्शन कौन सा सही है? देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाली वो फोर्स फ्रिक्शन है, तो डायरेक्ट फ्रिक्शन भी लिख देते तो बेटर ऑप्शन होता, बट सी ऑप्शन इज करेक्ट राइट नाउ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो गया बेटे? सी। चलिए, हैंड टू हैंड अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। उसने स्टार्ट बोल दिया ना, पहले भी कई बार बता चुका हूं कि अगर कोई चीज स्टार्ट कर रही है अपने आप को, तो इसका मतलब है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है, और वो ब्रेक लगा के स्टॉप कर रही है तो फाइनल 0।
अब देख लेते हैं कि कौन सी कंडीशन उसने लगाई है, या क्या पता दोनों ही लगा दे। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट किया उसने बोल दिया रेस्ट से स्टार्ट किया, लेकिन रेस्ट ना भी बोलता तो भी हम समझ गए कि क्योंकि भाई उसने स्टार्ट किया है इसलिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। रोल्स डाउन ए हिल विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन के साथ वो चल रहा है। इट ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 400 मीटर इन 20 सेकंड। इसे भी लिख लेते हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट, ये वाली कंडीशन है, फिलहाल ये वाली नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी 0, डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रेवल किया 400 मीटर, कितनी देर में, 20 सेकंड में। ओके, आगे देखते हैं और क्या बोल रहा है क्वेश्चन। फाइंड द एक्सेलरेशन, एक तो एक्सेलरेशन बताइए, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 मेट्रिक टन, और वो बोल रहा है कि फोर्स बताइए अगर उसका मास 7 मेट्रिक टन है। चलिए, तो पहले एक्सेलरेशन और दूसरा फोर्स। ओके ओके ओके, तो पहले एक्सेलरेशन पूछा और दूसरा फोर्स पूछा, और मास बताया उसने 7 मेट्रिक टन। चलिए बेटे, मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, केजी, दे रखा है किसमें, मेट्रिक टन में। मेट्रिक टन को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो। एक मेट्रिक टन में, इसे लिख लीजिए आप, एक मेट्रिक टन में होता है 1000 केजी। तो 7 मेट्रिक टन में कितना हो जाएगा, 7 इंटू 1000 किलोग्राम, यानी 7000 केजी। ओके, अब ध्यान दीजिए, एक्सेलरेशन निकालना है, SUAT, ये 4 चीजें हमें गिवन है। क्या लगेगा, अब तो आइडिया भी लग गया होगा, S है, U है, A है, T है, A की वैल्यू निकालनी है। तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, सेकेंड वन। तो S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब हमने इसे लेफ्ट में इसीलिए लिखा क्योंकि वैल्यू A की निकालनी है, और जिस चीज की भी वैल्यू निकालनी होती है हम उसे कहां रखते हैं, हमेशा लेफ्ट में। U की वैल्यू दी है 0, 0 की किसी चीज से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 0 प्लस हाफ। A की निकालनी है, T स्क्वायर, T की वैल्यू दी है 20, तो 20 का स्क्वायर इक्वल टू S की वैल्यू कितनी दी है, 400, तो हमने यहां लिख दिया 400। ओके, तो 1/2 इंटू A इंटू 20 का स्क्वायर भी कितना होता है, 400 इक्वल टू 400। 400 से 400 एलिमिनेट हो गया। अब ध्यान दो, इधर कितना आया 1, और 2 को इधर ले जाओ, 2 डिवाइड में है, इधर इक्वल टू के जाएगा इक्वल टू के इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1, यानी A इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले तो इसकी लड़ाई खत्म हो गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब पूछा है फोर्स की वैल्यू भी बता दो, तो डेफ का फॉर्मूला कितना होता है, M में M की वैल्यू कितनी है 7000, तो 7000 इंटू A की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 ये हो गया 7 2 जा 14000 न्यूटन। इजी क्वेश्चन, कुछ है तो है नहीं इसके अंदर। एक बार दोबारा देख लीजिए क्या बोल रहा है। उसने कहा ट्रक को स्टार्ट किया, 400 मीटर चलाया 20 सेकंड के अंदर अंदर। एक्सेलरेशन बताओ, फोर्स बताओ, अगर मास कितना है 7 मेट्रिक टन, तो पहले 7 मेट्रिक टन को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, बाय मल्टीप्लाइड विद 1000, 7000 किलोग्राम हो गया। उसके बाद पहले एक्सेलरेशन पूछा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने के लिए हमने कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी, सेकंड। अब आप ये भी कह सकते हो सर फर्स्ट भी लग सकती थी, थर्ड भी लग सकती थी। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो V इक्वल टू U प्लस AT होता है, और थर्ड V स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इक्वल टू 2AS, दोनों में V है और यहां V नहीं दे रखा, इसलिए कौन सी लगेगी, सेकंड लगा दिया। इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। U की वैल्यू होती है 0 की किसी चीज से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 0 प्लस हाफ। A की वैल्यू निकालनी है, T की वैल्यू दे दी 20, 20 का स्क्वायर इक्वल टू S की वैल्यू 400। उसके बाद 20 का स्क्वायर होता है 400, 400 से 400 कट गया, 1 रह गया, नीचे का 2 इक्वल टू किधर ले गया, डिवाइड में है, 2 इक्वल टू के उधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया। A इक्वल टू 2 इंटू 1, A इक्वल टू कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, नेक्स्ट फोर्स की। F इक्वल टू होता है M में, M की वैल्यू में पता है 7000 किलोग्राम, A से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर कितना आ गया 14000 न्यूटन। इजी है, न्यूमेरिकल है, लेकिन है कुछ नहीं इसके अंदर, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। हाँ जी बेटे, तो क्वेश्चन नंबर 5 से आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या बोल रहा है, स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड अक्रॉस ए फ्रोजन सरफेस ऑफ ए लेक कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। ओके, उसने कहा कि 1 किलो का एक पत्थर है और उसने जो स्लाइड करवाया उस पत्थर को, उसको जो वेलोसिटी दी उस दौरान वो है 20 मीटर पर सेकंड। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ द लेक कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, और 50 मीटर चलने के बाद वो रेस्ट पे आ गया। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। वो बोल रहा है कि स्टोन और आइस के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है। तो बेटे इस क्वेश्चन को समझने के लिए लेट मी एक्सप्लेन यू ए गेम। एक ओलंपिक्स गेम है बाकायदा, जिसके अंदर एक हैवी स्टोन होता है और उस स्टोन को वे एक आइस का जो सरफेस होता है उस पर स्लाइड करवाते हैं, और उनका एक टारगेट होता है, जिस टारगेट पॉइंट पे वो स्लाइड करते 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 धीरे से पहुंच जाता है और फाइनली उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। इस गेम का नाम है कर्लिंग। कभी टाइम मिले आप यूट्यूब पे इसको सर्च करना, ये उसी गेम के रेफरेंस को लेके एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है।
क्या कह रहा है क्वेश्चन? वो कह रहा है कि एक स्टोन है और उसको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी देके हमने एक फ्रोजन लेक पे इसको स्लिप करवा दिया, ठीक है, और वो चल रहा है चल रहा है चल रहा है और फिर धीरे 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 फाइनली जीरो वेलोसिटी पे आ गया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वो कह रहा है कि जब वो धीरे धीरे वेलोसिटी जीरो पे आ गया तो अब वो पूछ रहा है कि ये बताइए कि जो हमारा स्टोन है और जो आइस का सरफेस है उसके बीच में फ्रिक्शन कितना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जरा एक बार देख लेते हैं। हाँ जी बेटे, तो जरा एक बार यहां देख लीजिए, मैंने गिवन लिख लिया है। उसने क्या कहा, 1 किलो का एक पत्थर है, उसको हमने स्लाइड करवाया विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड और 50 मीटर चलने के बाद वो जीरो वेलोसिटी पे आ गया, मतलब रेस्ट पे आ गया। वो कह रहा है बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितनी लगी। बेटे जब कोई भी ऑब्जेक्ट धीरे 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 करके रुक जाता है फाइनली, तो इसका मतलब है कि जब वो रुका बैलेंस फोर्स की कैटेगरी में आ गया, अब वो मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा है। इसका मतलब जितनी फोर्स वो लगा रहा था आगे की तरफ जाने के लिए उतनी ही फ्रिक्शन फोर्स उसे पीछे की तरफ मिली। तो जब किसी बॉडी पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगती है तभी तो बॉडी रेस्ट में आती है। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूं? अब ध्यान दीजिए बेटे, हम जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है, ma। हमारे पास m है, हाँ 1 kg। एक्सेलरेशन है क्या? नहीं। तो पहले क्या निकालना है, एक्सेलरेशन की वैल्यू। हमारे पास v है, u है, s है और a चाहिए। क्या लगेगा? ऑलरेडी हम सब समझ चुके हैं, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहां से वैल्यू किसकी निकालनी है, a की, तो a को यही छोड़ दो, 2 और s मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर ले जाओ तो डिवाइड में चले जाएंगे, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। बहुत अच्छे। अब v की वैल्यू कितनी है, 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस u की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू s की वैल्यू कितनी दी है बच्चा 50। तो हमारी a की जो वैल्यू निकली है, ध्यान दो, माइनस 20 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो 0, माइनस 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 अपॉन 2 इंटू 50 यानी बच्चा 100। ए की वैल्यू कितनी आई माइनस 400 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ए की वैल्यू आ गई -4। एक्सेलरेशन निगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है कि बॉडी रिटार्डेशन में, मतलब धीरे 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 करके रुक जाएगी। और हम सब जानते हैं कि अगर फोर्स निगेटिव आ रही है तो फ्रिक्शन ही है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। एफ इक्वल टू क्या होता है ma। एम की वैल्यू कितनी दी है 1, ए की वैल्यू कितनी आई -4, तो मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ गया -4 न्यूटन। ये फ्रिक्शन फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है वो स्टोन, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे करके जीरो वेलोसिटी यानी रेस्ट में आ गया। आई थिंक क्लियर है। एक बार समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। मास दिया है 1 kg, इनिशियल वेलोसिटी 20, फाइनल 0। उसने कहा कि 1 किलो के पत्थर को जब 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हमने चलाया तो 50 मीटर दूर जाके वो 0 पे वेलोसिटी हो गई। तो बताओ कितनी फ्रिक्शन फोर्स एक्सपीरियंस की। अब एफ निकालना है तो हम जानते हैं एफ इक्वल टू एम ए होता है। एम तो हमारे पास था लेकिन ए नहीं था। ए निकालने के लिए हमारे पास जो वैल्यूज दी गई थी हमने उनका इस्तेमाल किया। हमारे पास यू है, वी है, एस है और ए निकालना है। तो हमने देखा कि इन सबको मिला के तो बन सकती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमने लगा दी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब क्वेश्चन ये है कि ए तो फर्स्ट और सेकंड में भी आता है, तो हम वो क्यों नहीं लगा रहे? कोई जवाब देगा? हाँ, अगर आपने सोच लिया है तो अच्छी बात है, नहीं सोचा तो मैं बता देता हूं। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में v इक्वल टू यू प्लस ए टी में भी t आता है और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में भी t आता है, और टाइम हमें गिवन नहीं है। तो हमें गिवन से ही आइडिया लग जाता है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। बड़े बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये वाला लगाएं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएं या s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएं। तो सबसे सिंपल है, गिवन देख लो। अब गिवन में जो जो टर्म्स दे रखी हैं उनको मिला के क्या फॉर्मूला बनेगा वो हमारा दिमाग अपने आप ट्रिगर कर लेगा। v है, u है, s है, a निकालना है, इन सबको मिला के कौन सा फॉर्मूला बनता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब यहां से हमने a की वैल्यू निकाली, a की वैल्यू कितनी आई बच्चा -4, और f निकालना था, f इक्वल टू ma होता है, m था, a की वैल्यू मिल गई, मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ गया। इज दैट क्लियर? इसे नोट कीजिए फटाफट एंड देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 8000 kg इंजन पुल्स ए ट्रेन 5 वैगन। 8000 किलो का इंजन है और उसमें 5 बोगियां लगी हुई हैं, ईच ऑफ 2000 kg, और हर बोगी 2000 किलोग्राम की है। along a horizontal track, if the engine exert a force of 40,000 न्यूटन, अगर इंजन 40,000 न्यूटन का फोर्स लगाता है एंड द ट्रैक ऑफर्स ए फ्रिक्शन ऑफ 5,000 न्यूटन, और जो फ्रिक्शन है मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स 5,000 न्यूटन है, देन कैलकुलेट द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। आपको एक्सेलरेटिंग फोर्स निकालनी है और ट्रेन का एक्सेलरेशन निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले गिवन लिख लेते हैं। क्या बोल रहा है 8000 kg इंजन, ठीक है, ये हो गया आपका इंजन, फिर एक डिब्बा, फिर दूसरा डिब्बा, फिर तीसरा डिब्बा, फिर चौथा, और फिर ये हो गया आपका 5वां। ओके, तो इसका मास कितना है 8000। ओके, एंड देन रिमेनिंग जो है जितने भी डिब्बे हैं आपके वो है 2000 किलोग्राम। तो ये भी 2000 किलोग्राम, ये भी 2000 किलोग्राम, ये भी 2000 किलोग्राम, ये भी 2000 किलोग्राम और ये भी 2000 किलोग्राम।
जो इंजन है जो खींच रहा है वो कितनी फोर्स के साथ खींच रहा है? 40,000 न्यूटन की फोर्स के साथ सारे डंबल को खींच रहा है। ओके, फ्रिक्शन फोर्स मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगती है वो है 5000 न्यूटन, मतलब इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है बच्चे? 5000 न्यूटन। एफ नेट कितनी लगेगी? अब ये तो हम सब जानते हैं कि जब दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हो, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए इधर अगर मैं फोर्स 4 न्यूटन की लगाऊं और इधर अगर मैं फोर्स 2 न्यूटन की लगाऊं तो नेट फोर्स कितनी निकलेगी? तो जवाब है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, माइनस कर दो, तो 4 - 2 आंसर कितना आ गया? 2। बिल्कुल इसी वे में अगर इस तरफ फोर्स 40,000 की लग रही है, इस तरफ फोर्स 50,000 की लग रही है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो नेट फोर्स कितनी निकलेगी? तो जवाब है 40,000 - 5,000, तो आंसर कितना आ गया? 35,000। ये निकल गई आपकी नेट फोर्स। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन वो पूछ रहा है एक्सेलरेशन निकालनी है। एफ का फॉर्मूला क्या होता है? ma = 35,000 और a = 35,000 अपॉन m। m क्या है? मास। अब जरा ध्यान दो, a = इस पूरी ट्रेन का मास कितना है? 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 8,000 किलोग्राम है इंजन का, तो टोटल मास कितना हो गया बेटे? 18,000। तो ये हो गया 35,000 अपॉन टोटल मास कितना हो गया बेटे? 18,000। तो मैंने यहां लिख दिया आपका 18,000, 3 0 से 3 0 काट दो। एक्सेलरेशन 35/18 कितना आएगा? 18 दूनी 36, 18 एकम 18, 1.9 समथिंग। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक इजी है, कुछ है नहीं क्वेश्चन के अंदर। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या बोल रहा है। नेट फोर्स पूछा है, हम जानते हैं अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाली फोर्सेस को माइनस कर देते हैं, तो इधर लग रही है 40,000, इधर लग रही है 5,000, माइनस किया तो नेट फोर्स कितना निकला? 35,000। उसने कहा एक्सेलरेशन बता दो, ठीक है, एफ का फॉर्मूला होता है m में, हमने लगा दिया a = F/m। अगर पूरी फोर्स जो टोटल फोर्स है वो लगा रही है 35,000 ट्रेन, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 35,000/m। m क्या है? मास ऑफ द ट्रेन। टोटल मास कितना है ट्रेन का? तो जवाब है 8,000, तो खुद का है, और 2,000 के 5 डिब्बे, तो 5 डिब्बे मिला के 10,000 और 8,000, इसका टोटल कितना हो गया? 18,000, 18,000। तो मास कितना हो गया? 18,000, 35,000/18,000 डिवाइड किया, आंसर आ गया 1.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज ए मास ऑफ 1500 किलोग्राम। उसका जो मास है, ऑटोमोबाइल मतलब कोई भी गाड़ी, व्हीकल, किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते हैं हम, तो जो उस व्हीकल का मास है वो 1500 किलोग्राम है। व्हाट मस्ट बी द फोर्स? फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड। ओके, यानी फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि व्हीकल और रोड के बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगी वो फ्रिक्शन फोर्स होगी। तो व्हाट मस्ट बी द फोर्स between vehicle and road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कह रहा है कि जो हमने गाड़ी रोक दी ना, तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। अभी पीछे बताया था कि अगर कोई गाड़ी स्टॉप कर दे, ब्रेक लगा के स्टॉप कर दो, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी? 0। और उसने जब स्टॉप किया तो जो एक्सेलरेशन लगाया, नेगेटिव एक्सेलरेशन, वो दिया है 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, खुद बोला है उसने। और इस बात को हम खुद भी समझ सकते हैं कि जब हम गाड़ी को धीरे कर रहे हैं, जब स्पीड कम हो रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, और जब स्पीड बढ़ती है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो जरा गिवन लिख ले क्वेश्चन के बारे में क्या बोल रहा है वो। एक्सेलरेशन दी है उसने 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये नेगेटिव है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड कम हो रही है। बताया था ना, दो तरह की एक्सेलरेशन होती है, जब स्पीड बढ़ रही होती है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और घट रही होती है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। हमें बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। एम दिया है, ए दिया है, एफ पूछ लिया, एफ इक्वल टू क्या होता है? एम ए। एम की वैल्यू कितनी है? 1500। ए की वैल्यू कितनी है? माइनस के 1.7। कितना हो जाएगा? माइनस बाहर निकाल लो, 2 0 लगा दो, न्यूटन। तो ये आपका आंसर हो गया। F इक्वल टू माइनस के 2550। अब स्पेस बची हुई है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। मोमेंटम का फॉर्मूला पूछ रहा है सीधा सीधा, तो P इक्वल टू क्या होता है? mv। ठीक, अब इन चारों ऑप्शन में से देख लो कि mv कौन सा है। ए दे रखा है mv का होल स्क्वायर, बी दे रखा है mv स्क्वायर, सी दे रखा है हाफ mv स्क्वायर, डी mv। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया बेटे? इसका डी इज करेक्ट। Now let's move on to the question number 10. Question number 10 क्या बोल रहा है? Using a horizontal force of 200 Newton, we intended to move a wooden block, a wooden cabinet across a floor at a constant velocity. What is the friction force that will be exerted on the cabinet? एक लकड़ी का बॉक्स है, उस पर 200 न्यूटन की फोर्स लगा के उसे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कराना चाह रहे हैं। तो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स कितनी लगे? इसको हम सिंपल दो तरीके से समझ सकते हैं। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना फोर्स हम लगा रहे हैं उतनी फोर्स हमें मिल रही है। मतलब अगर आप फोर्स लगा रहे हो 200 न्यूटन का
तो बैक में भी जो फोर्स आपको मिल रही है फ्रिक्शन फोर्स वो भी कितनी होगी 200 न्यूटन की, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है इसलिए माइनस साइन के साथ लगा दो। पहला आंसर, क्योंकि उसने कहा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, इसका मतलब वो बैलेंस फोर्स में होगा। बैलेंस फोर्स मतलब जब किसी बॉडी पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रही हो। तो अगर मैं आगे की तरफ किसी बॉक्स पे 200 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं और वो बॉक्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो इसका मतलब उधर से भी कितनी फोर्स लग रही होगी 200 न्यूटन। बिल्कुल सही, क्योंकि कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में अगर मूव कर रही है, मैंने समझाया था, तो वो बैलेंस फोर्स की कैटेगरी में आती है। और बैलेंस फोर्स वो होती है जब किसी बॉडी पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रही हो। तो इसका मतलब अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में 200 लगा रहा हूं तो मुझे बैकवर्ड डायरेक्शन में भी कितना मिलेगा 200 न्यूटन। तो इसका सिंपल सा जवाब है, अगर कोई पूछ ले तो फ्रिक्शन फोर्स कितनी लग रही है 200 न्यूटन इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। आई थिंक तीनों क्वेश्चन क्लियर है, इनको नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11? अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस विद एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ओके, वो बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब जितना फोर्स हम लगाते हैं उतना ही फोर्स हमें अपोजिट डायरेक्शन में मिलता है। उतना स्टेटमेंट तो समझ में आ गया। आगे क्या बोल रहा है? इफ द ऑब्जेक्ट इज ए मैसिव ट्रक, मान लो कि एक बहुत बड़ा ट्रक है, पार्क्ड अलोंग द साइड, इट विल प्रोबेबली नॉट मूव, वो जनरली मूव नहीं करेगा अगर हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो। ओके, स्टूडेंट सेड जस्टिफाई दिस बाय आंसरिंग दैट टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्स कैंसिल ईच अदर। बच्चे ने कहा कि भाई जो अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाली इक्वल फोर्सेस हैं उन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। कमेंट ऑन द लॉजिक एंड एक्सप्लेन व्हाई द ट्रक डज नॉट मूव। तो कह रहा है कि अगर तुमने ट्रक पे फोर्स लगाई है तो फिर ट्रक मूव क्यों नहीं कर रहा है। उसने कहा कि एक बहुत हैवी ट्रक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लो अगर आपने इधर से कोई फोर्स लगाई 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 6 न्यूटन, 10 न्यूटन और ट्रक मूव नहीं कर रहा है, तो बच्चे ने इस बात का एक्सप्लेनेशन ऐसे दिया कि भाई अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है, इसलिए जो नेट फोर्स है वो 0 है, ट्रक मूव नहीं कर रहा। हमें इस बात को समझाना है कौन सी है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स। तो बेटे मैंने आपको फ्रिक्शन समझाया था और फ्रिक्शन के बारे में बताया था कि 3 टाइप के फ्रिक्शन होते हैं। पहला होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन और तीसरा होता है आपका डायनामिक फ्रिक्शन। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? मान लीजिए आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया और बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन, फोर्स लगाते लगाते आपको समझ में आ गया कि अब अगर इससे ज्यादा लगा दिया तो बॉडी मूव कर जाएगी, वो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जब बॉडी मूव करने लगे और उस टाइम पे उसकी स्पीड को स्लो करने के लिए जो फ्रिक्शन होता है वो होता है डायनामिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन में जो मेन लड़ाई है वो इसकी है लिमिटिंग फ्रिक्शन की। मान लो कोई ऑब्जेक्ट का लिमिटिंग फ्रिक्शन 100 न्यूटन है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि वो उधर से 100 न्यूटन लगा रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं 100 न्यूटन तक की फोर्स लगाऊंगा तो वो स्टैटिक कंडीशन में रहेगा और 100 न्यूटन से ज्यादा लगा दी तो डायनामिक में रहेगा। ट्रक के मास की वजह से जो उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो बहुत बहुत ज्यादा है जो हमारा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके मुकाबले। इसका मतलब अगर मैं 4, 5, 10, 15, 20 न्यूटन फोर्स भी लगा रहा हूं और लिमिटिंग फ्रिक्शन है कहीं जाके 1000 न्यूटन, तो जब तक मैं इसे क्रॉस ना कर लूं मैं अपने ट्रक को मूव नहीं करा सकता। पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो ट्रक मूव नहीं कर रहा, बिकॉज जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी है 1000 न्यूटन, हम कितनी फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन उधर से 10 ही न्यूटन का लगेगा और नेट फोर्स को कैंसिल कर देगा। आपने लगाई 20 न्यूटन तो उधर से स्टैटिक फ्रिक्शन 20 न्यूटन का लगेगा। आपने लगाई 99 न्यूटन तो उधर से कितना लगेगा 99 न्यूटन। लेकिन जैसे ही आप 101 न्यूटन लगाओगे तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग सकता है, लिमिट कितनी है इसकी, अप टू 100, तो वो जो एक्स्ट्रा 1 न्यूटन है उससे ये बॉडी मूव कर जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अगर आपको इस ऑब्जेक्ट को मूव कराना है तो इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा आपको फोर्स लगानी होगी ताकि उधर से अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाली स्टैटिक फ्रिक्शन इसको कैंसिल ना करे। पॉइंट समझ में आ रहा है? फिर से एक बार समझा देता हूं, जितनी फोर्स आप लगा रहे हो उतनी ही स्टैटिक फ्रिक्शन उधर से लगती है तब तक जब तक आप लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम ना कर लो। और जैसे ही लिमिटिंग फ्रिक्शन ओवरकम कर लोगे तो फिर वैल्यू कम हो जाएगी और मोड डायनामिक फ्रिक्शन में पहुंच जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट मोशन करने लगेगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं तो उधर से स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितना लगेगा 10 न्यूटन। अगर मैं 99 न्यूटन भी फोर्स लगा रहा हूं तो उधर से स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा 99 न्यूटन। लेकिन मैंने अगर 101 न्यूटन लगा दी तो स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट कितनी है 100 न्यूटन, तो वो उधर से कितना लगा सकता है मैक्सिमम 100 न्यूटन। लगाई फोर्स मैंने कितने 101 न्यूटन।
पॉइंट समझ में आ रहा है? मेरी ज्यादा है और स्टैटिक फ्रिक्शन कम रहेगा तो मेरी बॉडी मूव कर जाएगी। तो ये है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो डिसाइड करेगा कि ट्रक मूव करेगा या नहीं। और जब तक हमारा लगाने वाला फोर्स उस लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम रहेगा हमारा ट्रक मूव नहीं करेगा। बार बार स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जैक्टली इक्वल रहेगा अप्लाइड फ्रिक्शन के। समझ में आ रही है? स्टैटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल रहेगा? अप्लाइड फ्रिक्शन के, और उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। बात समझ में तो आई थिंक क्लियर है। अब जरा इसे एक बार लिख लेते हैं। हाँ जी बेटे, तो एक बार जरा यहां लिख लीजिए। द ट्रक हैज लार्ज मास, ट्रक का मास ज्यादा है इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रक एंड द रोड इज आल्सो वेरी हाई, ये भी ज्यादा रहेगा। टू मूव द ट्रक, ट्रक को मूव कराने के लिए वन हैज टू अप्लाई फोर्स मोर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। अंटिल, तब तक द अप्लाइड फोर्स इन वन डायरेक्शन, सॉरी, the applied force in one direction is cancelled by the frictional force of equal amount from opposite direction। जब तक हम लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स ना लगा दें तब तक जितनी फोर्स हम लगाएंगे इक्वल और अपोजिट अमाउंट में उतनी ही स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन से लगती जाएगी और हमारे फोर्स को कैंसिल कर देगी। और यही बात बच्चा समझाने की कोशिश कर रहा था कि इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। आई थिंक क्लियर है, अच्छे से नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ए हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकंड स्टक विद बाय ए हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न इट अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। ओके, अब वो कह रहा है कि एक हॉकी बॉल है 200 ग्राम की है और 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे चल रही है। स्ट्रक बाय ए हॉकी स्टिक, एक दूसरी हॉकी स्टिक से टकराई एज टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पाथ, जहां से आई थी वहीं वापस चली गई विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन तो इजी है। क्या बोल रहा है वो? क्वेश्चन कह रहा है कि हॉकी बॉल लुढ़कती हुई आती है विद पर्टिकुलर स्पीड, ओके, फिर एक स्टिक से टकराती है और जहां से आती है वहीं चली जाती है। वो कह रहा है कि इस दौरान मोमेंटम में कितना चेंज आया ये बता दो। ठीक, तो इनिशियल कंडीशन में क्या है? मास दे दिया उसने 200 ग्राम और हम जानते हैं कि मास की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटे? किलोग्राम। तो हमने 200 को 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, केजी में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, कितनी वेलोसिटी के साथ चल रहा है इनिशियली? 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी दी उसने? 5 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे ये बताइए, जब ये एक हॉकी बॉल है, ये लुढ़क के पहले तो आगे की तरफ जा रही है विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, एक दूसरी हॉकी स्टिक से टकराती है और टकरा के फिर यहां वापस आ जाती है विद ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये वाली जो वेलोसिटी है और ये वाली वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो अगर मैं इसे पॉजिटिव मान रहा हूं तो ये कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। और चेंज इन मोमेंटम पूछ रहा है। हम जानते हैं चेंज इन मोमेंटम यानी डेल्टा पी का फॉर्मूला होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। दोनों में क्या कॉमन? एम, तो एम कॉमन ले लिया। v माइनस यू, v की वैल्यू कितनी? -5, तो रख दिया -5 माइनस यू की वैल्यू कितनी बेटे? +10, तो यानी 10 रख दिया। ये हो गया m -5 माइनस 10 माइनस के 15, तो बेटे डेल्टा p कितना निकल के आएगा? m की वैल्यू कितनी दे रखी है? 200 इंटू 10 टू द पावर -3, तो रख दिया 200 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू -15। ठीक है, -12 आ जाएगा तो -12 आ गया, 15 दूनी 30, ठीक, 1 2 तो 2 0 लगा दिए इंटू 10 की पावर -3, ये 10 की पावर +3, ये 10 की पावर -3, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अरे भाई, ये 10 की पावर -3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 1/10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 का मतलब 1 के आगे कितने 0? 3, तो 1 2 3, तीनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। कितना रह गया? -3, तो डेल्टा पी की वैल्यू कितनी आ गई? -3 kg मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपका चेंज इन मोमेंटम। ठीक, इजी क्वेश्चन था, इसे नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्या बोल रहा है? ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट है, 10 ग्राम की बुलेट है और 150 मीटर पर सेकेंड से स्ट्राइक से स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एक लकड़ी के टुकड़े में घुसती है एंड कम्स टू रेस्ट, और रेस्ट पे आ जाती है 0.03 सेकेंड में। बहुत अच्छे। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक। वो पूछ रहा है कि लकड़ी के अंदर बुलेट कितनी दूर तक ट्रेवल कर पाई, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है also calculate the magnitude of force exerted by the wooden block on the bullet। और कह रहा है कि लकड़ी ने बुलेट पे कितनी फोर्स लगाई, उतनी ही जितनी बुलेट ने लकड़ी पे लगाई। सीधी सी बात है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जल्दी से गिवन लिख लेते हैं पहले। हाँ जी बेटे, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 10 ग्राम की एक बुलेट है, 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक लकड़ी के ब्लॉक में एंटर करती है और 0.03 सेकंड में रेस्ट पे आ जाती है। तो कितना डिस्प्लेसमेंट उसने अंदर ट्रेवल करा और कितना फोर्स ब्लॉक ने बुलेट पे लगाया। तो कैसे करेंगे? अब ध्यान दो,
तो कैसे करेंगे, हमें S निकालना है, हमारे पास V है, T है, U है। अब अगर मैं यहां तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं, V इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, एस यानी ये निकालने के लिए या तो ये इक्वेशन लगेगी या ये इक्वेशन लगेगी, बिल्कुल। अब एस अगर चाहिए तो वी, यू और ए की वैल्यू चाहिए यहां पे, और यहां पे यू, टी और ए की वैल्यू चाहिए। हमारे पास यू भी है, हमारे पास टी भी है और हमारे पास बी भी है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, ए की वैल्यू हमारे पता नहीं। समझ में आ रही है बात? तो हमें पहले किस चीज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इस सवाल का जवाब भी गिवन ही देगा कि उसमें लगने वाला फॉर्मूला क्या डिमांड कर रहा है। तो अब हमारी समझ में आ गई, पहले किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ए की, और ए के लिए यहां हमारे पास टूल है, देखो ध्यान से, u है, v है, t है और a निकालना है, तो कौन सी फॉर्मूला लग सकती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इसे लगा देते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब क्योंकि a की वैल्यू निकालनी है इसलिए a को लेफ्ट में रख लिया, यहां से a की वैल्यू निकालनी है, जब मैं a को निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो बन जाएगा v माइनस यू, और t मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। a इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 माइनस u की वैल्यू कितनी है बेटे 150, तो 150 अपॉन t की वैल्यू कितनी है, कहां गया t, ये रहा 0.03, तो लिख दिया मैंने 0.03। अब यहां से a की वैल्यू निकलेगी, कितना आएगा माइनस के 150 अपॉन 0.03, पॉइंट हटाया, 2 जीरो ऊपर बढ़ गए, ठीक, 3 पंजे 15, a की वैल्यू कितनी आई माइनस के 5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे बाप रे, इतना निगेटिव एक्सेलरेशन क्यों, क्योंकि बॉडी रेस्ट में आ गई। अच्छा जी, अब एक्सेलरेशन हमें पता है, फोर्स की वैल्यू निकालनी है। अब उसने पूछा है एफ की वैल्यू बताओ, तो हम जानते हैं एफ इक्वल टू क्या होता है, एम की वैल्यू कितनी दी है बेटे 10 ग्राम, और हम जानते हैं कि मास की असली यूनिट क्या होती है किलोग्राम, तो इस ग्राम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी में। अभी बताया था मास को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 की पावर -3, तो भैया एम की वैल्यू हो गई 10 टू द पावर -3, और ए की वैल्यू कितनी दी है माइनस के 5000। आई थिंक क्लियर है। अब जरा ध्यान दीजिए, F इक्वल टू 1 2 3 4, कितने जीरो हैं 4, इसका मतलब 10 की पावर हो गई +4, और ये है 10 की पावर -3, +4 और -3 कितना बचेगा +1, तो ये हो जाएगा माइनस के 5 इंटू 10 की पावर प्लस के 1। तो मैं लिख सकता हूं माइनस के 5 इंटू 10 की पावर 1 प्लस के 1, और 1 में कोई फर्क थोड़ी है, जो बन जाएगा माइनस के 5 इंटू 10, जिसका आंसर आया माइनस के 15 न्यूटन। अब सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये जो फोर्स निकल के आई, ये किसकी निकल के आई, तो जवाब है जब बुलेट बॉक्स के अंदर घुस रही थी, मतलब जो कार्डबोर्ड का बॉक्स है उसमें जा रही थी, ये उसकी फोर्स है। और कार्डबोर्ड के बॉक्स ने बुलेट पे कितनी फोर्स लगाई, तो हम जानते हैं फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो जितना फोर्स हमारी गोली ने कार्डबोर्ड की बॉक्स पे लगाया उतना ही फोर्स कार्डबोर्ड ने गोली पे लगाया, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या है कि अगर बुलेट ने कार्डबोर्ड पे -50 न्यूटन फोर्स लगाया, तो कार्डबोर्ड ने बुलेट पे कितना फोर्स लगाया, तो जवाब है उसका अपोजिट -50। तो FCB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आंसर आया प्लस के 50 न्यूटन। समझ में आया, क्योंकि बुलेट ने कार्डबोर्ड पे कितना फोर्स लगाया -50 न्यूटन, और कार्डबोर्ड ने बुलेट पे लगाया अपोजिट फोर्स उतना ही जितना बुलेट ने कार्डबोर्ड पे लगाया था, तो बस मैंने माइनस साइन लगा दिया उसके आगे, और माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, एंड दैट्स द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आई थिंक क्लियर है, इजी क्वेश्चन था, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोलाइड एंड स्टिक टू ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक। सामने लकड़ी का एक बॉक्स रखा है, उससे टकरा गया और उससे चिपक गया, और उसका मास है 5 kg। देन दे बोथ मूव टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, और फिर दोनों ही साथ साथ चल दिए सेम ही स्ट्रेट लाइन में। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर एंड आफ्टर द इम्पैक्ट, टकराने से पहले और टकराने के बाद दोनों का आपको मोमेंटम कैलकुलेट करना है। आल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट, और जो दो कंबाइंड ऑब्जेक्ट मतलब वो चिपक गए ना आपस में, तो जो एक जैसी वेलोसिटी से अब दोनों एक साथ चल रहे हैं उसकी फाइनल वेलोसिटी वो पूछ रहा है। इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान। कैसे करना है, तो इमेजिन करो तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है, बॉल मान ली, ठीक, और बॉल पे लगा दिया तुमने फेविकॉल। अब सामने एक बॉक्स रखा हुआ है, बॉल का मास कितना दिया है इन्होंने, बॉल का मास दिया है इन्होंने 1 kg, और बॉल किस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, काफी तेज है, ठीक। बॉक्स रखा हुआ है तो यहां इसकी वेलोसिटी कितनी 0, मास कितना दे दिया इसका 5 kg। अब ये बॉल इस बॉक्स पे टकराई, टकरा के चिपक गई,
ठीक, और एक साथ आगे बढ़ने लगे। तो अब बॉल की और बॉक्स की दोनों की वेलोसिटी को हमने कितना मान लिया फाइनली v। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या बोल रहा है। एक बॉल है, फेविकॉल चिपका दिया, मास है 1 किलो, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। सामने एक कार्डबोर्ड का बॉक्स रखा था 5 किलो का, उससे जाके टकरा गई, उस पर फेविकॉल लग रहा था, इस पे चिपक गई और अब दोनों एक साथ आगे चल रहे हैं। दोनों वेलोसिटी कितनी मान ली हमने v। तो पूछ रहा है इनिशियल केस का मोमेंटम बता दो, फाइनल केस का मोमेंटम बता दो। इनिशियल कंडीशन ये थी आपकी और फाइनल कंडीशन ये है आपकी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसका। इनिशियल कंडीशन में मोमेंटम निकालना है भैया। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका मोमेंटम कितना हो गया, तो जवाब है इसका मास है 1 और इसकी वेलोसिटी है 10, तो इसका मोमेंटम हो गया 10। ऐसे ही इसका मोमेंटम कितना हो गया, तो इसका मास है 5 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो इसका मोमेंटम कितना हो गया 0। इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो, तो P1 P2। ओके, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ 10 + 0, आंसर कितना आ गया 10, सॉरी। अच्छा, अब फाइनल मोमेंटम के बारे में बात कर लेते हैं कितना है। तो इन दोनों का मास कंबाइन हो गया, इसका मास था 1 kg, इसका मास है 5 kg, तो टोटल मास कितना हो गया 1 + 5 यानी 6 kg। इसकी वेलोसिटी, दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं ना, तो इन दोनों की जो कॉमन वेलोसिटी हो गई v, तो इनका मोमेंटम कितना हो गया फाइनल मोमेंटम m × v यानी 6 × v। ये निकल गया आपका फाइनल मोमेंटम। ठीक, अब आप कहोगे सर v की वैल्यू तो है ही नहीं, तो कैसे निकालें। तो जवाब है v की वैल्यू पूछी भी तो है, देखो किस तरीके से निकालते हैं। हम जानते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम द टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब लिख दो यहाँ पे 6v, ये है आपका फाइनल मोमेंटम, इक्वल टू 10 यानी इनिशियल मोमेंटम। तो v की वैल्यू कितनी आ गई 10/6, 6 बन जा और ये आएगा 1.33। तो v इक्वल टू 1.33 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन कि एक किलो 10 मीटर पर सेकंड से चलता हुआ गोला आया जिसपे फेविकॉल चिपक रहा था और एक बॉक्स से जाके टकरा गया जिसका मास 5 किलो था, रखा हुआ बॉक्स, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। अब जब इससे टकरा गया, इससे चिपक गया और दोनों एक साथ आगे बढ़ने लगे, बताओ इनिशियल मोमेंटम कितना, बताओ फाइनल मोमेंटम कितना, और बताओ जब दोनों एक साथ चल रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी कितनी। अब इनिशियल मोमेंटम निकालने के लिए हमने मास इंटू वेलोसिटी करी, इसका निकाला आया आंसर 10। मास कितना है 1 और वेलोसिटी है 10, तो 1 × 10 आंसर आ गया 10। इसका मास कितना है 5 और वेलोसिटी है 0 की किसी चीज से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा 0। तो इस वाले का इनिशियल मोमेंटम 10, इसका इनिशियल मोमेंटम 0। चलिए फाइनल मोमेंटम की बात कर लेते हैं टकराने के बाद की। तो इसका मास था m। अब ध्यान दो, जब दोनों चिपक गए तो चिपकने के बाद जो मास है वो भी तो कंबाइन हो जाएगा। इसका मास था 1 kg, इसका मास था 5 kg, जब दोनों आपस में चिपक गए तो टोटल मास कितना हो गया 1 + 5 यानी 6 kg। अब दोनों कॉमन वेलोसिटी के साथ चल रहे तो हमने इस कॉमन वेलोसिटी को बोल दिया v। ओके, अब हम जानते हैं मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास दे दिया 6, वेलोसिटी v, तो 6 × v। अब हमें वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। तो हम सब जानते हैं कि फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम या इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वी नो दैट द टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो फाइनल वाले को इनिशियल वाले के इक्वल कर दिया। फाइनल कितना आया था 6v, इनिशियल कितना आया था 10, तो 6v = 10, v की वैल्यू आ गई 1.33 मीटर पर सेकंड। तो यहां से फाइनल निकल जाएगा कितना 6 × v की वैल्यू कितनी 10/6 या 1.33 कुछ भी रख दो, तो मैंने रख दिया 10/6। 6 से 6 करिए, आंसर कितना रह गया इसका 10। तो फाइनल मोमेंटम भी पता लग गया 10 kg मीटर पर सेकंड और इनिशियल मोमेंटम भी कितना 10 kg मीटर पर सेकंड। समझ में आ गई बात। कोई बताएगा ये आंसर सही आया है गलत आया जब दोनों का आंसर 10 10 है। चेक करो, सोच के जवाब दो। दोनों का आंसर कितना आया, इसका भी 10 और इसका भी 10। हम सब जानते हैं कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अलग अलग आता तो गलत था, क्योंकि दोनों का सेम आया तो ये बात प्रूफ हो गई कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। दोनों का आंसर 10 है। जितना मोमेंटम इनिशियली है उतना ही मोमेंटम फाइनल में भी है। इतना क्लियर है, इसे नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। हाँ जी बेटे, तो क्वेश्चन नंबर 14 से अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड टू 8 मीटर पर सेकंड इन 6 सेकंड। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, आल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। ये तो इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट वैल्यूज दे दी, रखो और आंसर आ जाएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg। इधर एक बार देख लीजिए, 100 kg मास, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर, फाइनल 8 मीटर। उसने कहा ना 5 से 8 हो गई वेलोसिटी, तो इनिशियल कितनी 5, फाइनल कितनी 8, कितनी देर में 6 सेकंड। फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है और आई थिंक इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, ये 2-3 चीजें आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो फोर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है फोर्स का, mv - u/t। याद है फॉर्मूला लिस्ट में समझाया था मैंने आपको, ये फॉर्मूला कई बार कई जगह इस्तेमाल होगा। m की वैल्यू कितनी दी है 100, तो 100, v - u, v की वैल्यू 8 - u की वैल्यू 5
अपॉन टी की वैल्यू 6, कितना हो गया 108 माइनस 5 3/6, 3 2 जा 6, 50 एफ की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 50 न्यूटन। ओके, इनिशियल मोमेंटम की बात करते हैं। क्या होगा इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। मास कितना है 100, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5, तो कितना हो गया ये 500 केजी मीटर पर सेकंड। बहुत आसान, ऐसे ही फाइनल निकाल के दिखाइए मुझे, ट्राई कीजिए एक बार खुद से। ट्राई किया, क्या होती है फाइनल मोमेंटम, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। मास कितना है 100 और फाइनल वेलोसिटी कितनी दे दी है 8, तो कितना हो गया ये 800 केजी मीटर पर सेकंड। डायरेक्ट वैल्यू वाला क्वेश्चन था ये, एकदम फटाफट हो गया। इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 को डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में एक बार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो यू कैन चेक इट आउट दिस शॉर्ट वीडियो, लिंक हियर इज इन डिस्क्रिप्शन। एक बार देख लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू ए फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर, टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकंड। वो क्या बोल रहा है, तो मास कितना दिया है 10 kg, उसने ऊपर से नीचे डंबल को छोड़ दिया। जब हम किसी चीज को ऊपर से नीचे ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और a की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटे +g। आगे बढ़ते हैं, कितनी हाइट से छोड़ा, तो s इक्वल टू उसने दे दिया 80 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 to the power -2 से मल्टीप्लाई कर दो, s की वैल्यू निकल गई। अब वो कह रहा है कितना मोमेंटम इसने पास किया, p की वैल्यू बता दो। अब P की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास है हमारे पास, बिल्कुल है, क्या वेलोसिटी है, नहीं। तो इनडायरेक्टली ये पहले किसकी वैल्यू निकलवा रहा है क्वेश्चन के अंदर, वेलोसिटी की। वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास क्या है, तो जवाब है S है, A है, U है, V निकालना है। तो बताओ जल्दी से कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन रहेगी, VUAS मिला के बनती है V² - U² इक्वल टू 2AS। V की निकालनी है वैल्यू, माइनस U की वैल्यू 0 इक्वल टू 2, A की वैल्यू है 10 और S की वैल्यू है हमारी 80 इंटू 10 to the power -2 मीटर। ओके, तो V² इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटे, 2 8 16, 1600 इंटू 10 to the power -2। V² इक्वल टू, बेटे ध्यान दो, ये 2 0 है मतलब 10 की पावर +2, ये है 10 की पावर -2, +2 को क्या कर देगा कैंसिल, तो 16 इंटू ये रह जाएगी 10 की पावर +2 -2, यानी 16 इंटू 10 की पावर 0। और किसी भी चीज की पावर 0 हो इसका मतलब क्या होता है 1, तो 10 की पावर 0 का मतलब 1, 16 इंटू 1 का आंसर आ गया 16। V² अगर 16 के इक्वल है तो V इक्वल टू √16 यानी V इक्वल टू कितना 4 मीटर पर सेकेंड। ये निकल गई हमारी वेलोसिटी और हमें निकालना क्या था, मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। तो कितना हो जाएगा, तो मास की वैल्यू है 10, V की वैल्यू है 4, 10 4 जा 40 kg मीटर पर सेकेंड। आई थिंक क्लियर है, तो इसे जरा नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी बेटे, तो यहाँ पे आके हमारे सारे 17 क्वेश्चन की जर्नी पूरी हो जाती है। आई होप आपको ये जर्नी अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, कोई प्रॉब्लम ना हुई हो। आई होप आपको सारे के सारे डाउट्स जो अभी तक आपके चल रहे थे इस चैप्टर को लेके वो क्लियर हुए हों। इसके बाद भी हम रुकेंगे नहीं, इसके बाद जो इसके एडिशनल क्वेश्चन हैं वो अपने डे 4 में हम कंप्लीट करेंगे। आई सॉ रिसेंटली कि इसके अंदर 4-5 एडिशनल क्वेश्चन और हैं। पहले तो मैं सोच रहा था कि इसी में कवर करा दूं, फिर आई सॉ कि काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है, तो ये 4 क्वेश्चन वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। एडिशनल क्वेश्चन है ये 4-5, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग टुवर्ड एनसीईआरटी एग्जाम्पल। तो कीप कनेक्टिंग, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी होली एंड हैव ए नाइस डे।